दोस्तों नमस्कार। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में टैक्सेशन पढ़ रहे थे और टैक्सेशन में हम लोगों ने जीएसटी को अच्छे से पढ़ा था। आज संभवतः जीएसटी की अंतिम क्लास होगी। ओके, तो आइए देखते हैं जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017। लिखेंगे जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017। ये क्या है? देखिए इसमें क्या है कि जिस समय जीएसटी लागू करने पे विचार चल रहा था तो कुछ राज्यों का ये तर्क था कि हमारे अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी जो सिस्टम जो व्यवस्था है अभी वो ऑन पेपर या ऑनलाइन वगैरह नहीं है, हमारे व्यवस्था सही नहीं है, लीकेज है। तो ऐसे में अगर आप जल्दीबाजी में जीएसटी लागू कर देंगे तो हो सकता है कि हमें टैक्स का कलेक्शन कम हो, हमारे राजस्व की हानि हो सकती है। तो सरकार ने इनको कुछ सुझाव दिया, केंद्र सरकार ने कुछ सुझाव दिया। सुझाव ये था कि आप जीएसटी आप लागू करिए, जो भी आपका राजस्व कम आएगा, जो आपके राजस्व की हानि होगी, उसकी क्षतिपूर्ति हम कर देंगे। ठीक है, तो जीएसटी क्षतिपूर्ति की अगर बात करें तो कौन देगा क्षतिपूर्ति? कौन करेगा? केंद्र करेगी। किसको करेगी? राज्यों को। किन राज्यों को करेगी? तो ऐसे राज्य जो जीएसटी के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, बेस ईयर क्या माना? बेस ईयर माना 2015 को। 2015 को बेस ईयर माना गया। देखो, जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2015 को बेस ईयर मान रहे हैं। मान लो 2015 में आपके राजस्व, आपका जो राजस्व था, टैक्स से आपको जो पैसा मिला था वो था 2 लाख करोड़ 2015 में। तो हम इसी को बेस ईयर मानेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आपको जीएसटी लागू करने के बाद 1.75 लाख करोड़ राजस्व मिला तो हमने क्या बेस ईयर माना है? हमने बेस ईयर माना है 2 लाख करोड़ को। तो हम मानेंगे कि आपके जो राजस्व की जो क्षति है वो 0.25 लाख करोड़ है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ 2015 में यदि आपको 2 लाख करोड़ का राजस्व मिला और जीएसटी लागू करने के बाद आपको 2,10,000 मिला तो फिर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने बेस ईयर से ज्यादा राजस्व प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये मतलब है। अगली बात क्या बोला गया कि ये क्षतिपूर्ति कितने साल तक देंगे? तो 5 साल तक। ठीक है, कैसे देंगे? तो 0.14% के कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ। ठीक है, मतलब पहले साल आपको जो राजस्व की हानि होगी, दूसरे साल जो राजस्व की हानि होगी, तीसरे साल जो हानि होगी, तो हम कब तक आपको देंगे? 5 साल तक देंगे। तब तक आप अपना रिकॉर्ड सही कर लीजिए। ठीक है भाई, क्लियर? अब सरकार ये पैसा कहां से देगी? सरकार ने कह तो दिया, सरकार का काम था कि राज्यों को जीएसटी के लिए मनाना, उनको समझाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, शंकाओं का समाधान करना। तो सरकार ने कह तो दिया, लेकिन
ये क्षतिपूर्ति सरकार करेगी कहां से, सरकार को पैसा कहां से आएगा? आइए देखते हैं। अब हम जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017। तो केंद्र सरकार, संघ सरकार विलासिता व डिमेरिट वस्तुओं पर, डिमेरिट वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाएगी। क्या लगाएगी? जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। मान लो आपने एसी खरीदा, तो एसी क्या है? विलासिता की वस्तु है, 28% जीएसटी तो लगेगा ही, साथ में और क्या लगेगा? साथ में लगेगा उपकर, सेस। और वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा जाएगा जीएसटी की क्षतिपूर्ति करने में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुटखा, पान मसाला, ये क्या है? ये डिमेरिट वस्तुएं हैं। तो सरकार ने कहा इस पे 60% क्षतिपूर्ति उपकर लगाओ। जो आदमी 2 रुपए का गुटखा खा सकता है, 60% इस पे उपकर लगा दो। अब ये 3 रुपए 20 पैसे का गुटखा खाएगा। कौन सा बड़ा अच्छा चीज खा रहा है? खराबी चीज तो खा रहा है, मरने वाली चीज खा रहा है। थोड़ा सा इसे पैसे भी अच्छे से ले लो। ठीक है। अगली बात आती है कि यह क्षतिपूर्ति जो है ये कब तक चलेगा? तो क्षतिपूर्ति चलेगा 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक। बेस ईयर क्या है? 2015। ठीक है। इसी जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम का सेक्शन 7 है, जो कहता था कि 2015 के बेस ईयर के आधार पे जो मिलेगा वो राजस्व और 14% की वार्षिक वृद्धि। ठीक है। और इसी का, अच्छा लास्ट में हमने 0.14 लिख दिया था क्या? नहीं, 0.14 नहीं होगा, वो 14% होगा, मतलब 14% होगा। ठीक है, उस बात का ध्यान रखेंगे। ये 14%, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। सेक्शन 8 क्या कर रहा है? सेक्शन 8 कर रहा है कि यदि जीएसटी परिषद चाहे, कौन चाहे भाई? जीएसटी परिषद चाहे तो क्षतिपूर्ति की समय सीमा 5 साल से बढ़ा सकती है। क्लियर? मतलब इसका यह है कि यदि जीएसटी परिषद चाहे तो जो 5 साल तक क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रावधान किया गया है उस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है जीएसटी की सीमाएं। जीएसटी की सीमाएं। तो पहला सामान्य राज्य और दूसरा क्या है? विशेष राज्य। ठीक है। तो सामान्य राज्यों में क्या है? देखो भाई, वे प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान माने
ऐसे संस्थान जो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, वे प्रतिष्ठान जिनका वार्षिक कारोबार 40 लाख या उससे अधिक हो। तो 40 लाख तक है तो जीएसटी से मतलब नहीं है, जीएसटी की छूट है। क्लियर। और विशेष राज्यों में क्या है, विशेष राज्य मतलब जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, यहाँ पे कितना है, ये सीमा कितनी है, 20 लाख। ठीक है। वहां पे आबादी कम है, आर्थिक क्रियाकलाप कम है, तो इसलिए वो सीमा भी कम है। अगर वहां भी 20 की जगह 40 कर देंगे तो शायद कोई बचेगा ही नहीं जिसको जीएसटी देना पड़े, सबको छूट हो जाएगी। ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है HSN कोड, ठीक है, और एक होता है SAC कोड। जब आप जाएंगे किसी शॉपिंग मॉल या कहीं भी आप कुछ वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको बिल पे दिया रहेगा HSN कोड, और आप किसी सर्विस का यूटिलाइज करेंगे तो वहां पे SAC कोड होता है। तो HSN कोड जो होता है, दिस इज फॉर गुड्स, वस्तुओं के लिए, एंड SAC दिस इज फॉर सर्विसेज। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे आता है, एक होता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, ये देखो क्या है, कोई अगर छोटा व्यापारी है और वो चाहता है कि वह जीएसटी ना भरे, भैया मेरे को जीएसटी के पचड़े में नहीं पड़ना है, ओके, तो क्या कर सकता है। पहली बात इसकी विशेषता, ये स्वैच्छिक है। ये क्या है, स्वैच्छिक है। ये किसके लिए है, ये छोटे कारोबारियों के लिए है। किसके लिए है, ये छोटे कारोबारियों के लिए है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वेच्छा से जीएसटी के बाहर जा सकते हैं। स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, जीएसटी के बाहर जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है यार। ऐसे कोई भी मुंह उठा के बोल देगा कि हमको जीएसटी के बाहर जाना है, तो नहीं, स्वेच्छा से जीएसटी के बाहर जा सकते हैं। तो क्या होगा, लॉस क्या होगा इनका, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, मैंने बताया था, ABCD, और ये कस्टमर, कौन है, कस्टमर। जीएसटी किसको भरना था, कस्टमर को। इसने इनसे खरीदा, इसने जीएसटी भरा, इसने इनसे खरीदा, इसने जीएसटी भरा, फिर इसने भरा, तो फाइनली इसने भरा। तो जो इसने जीएसटी भरा वो इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर। जो इसने जीएसटी भरा इनसे खरीदने पर वो इसके अकाउंट में जाएगा। इनसे खरीदने पर जो डी ने भरा वो डी के अकाउंट में जाएगा, लेकिन जो कस्टमर ने पे किया वो कस्टमर के अकाउंट नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी थी, कस्टमर की थी। लेकिन चूंकि कई चैनल के थ्रू प्रोडक्ट आया है, तो जिसने भी परचेज किया उसने गवर्नमेंट को जीएसटी भरा, वो जीएसटी फाइनली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर। अब बोलेंगे भैया हम जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे हैं, हमारा मन है हम जीएसटी के दायरे में ना आए,
तो मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपको नहीं मिलेगा। मान लो ये छोटा कारोबारी है, इसने बोला कि हम तो कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेंगे, जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। मत आओ, तुमने जो इनको टैक्स जीएसटी भरा हुआ है ना, उसका तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, चलो नोट कर लो भाई। तो ये आपका जीएसटी था। आइए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, कंपोजिशन स्कीम में एक से छूटा हुआ था, इसको देख लीजिए। देखिए, कंपोजिशन स्कीम, क्या कोई भी कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकता है? कोई भी कर सकता है कि मैं जीएसटी से बाहर जाऊंगा? तो नहीं, इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक कारोबार 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है, वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर रहेंगे तो कंपोजिशन स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक भाई। और जो विशेष राज्य है, विशेष राज्य मतलब नॉर्थ स्टेट वाले, तो वहां पे ये क्राइटेरिया 20 लाख से 1 करोड़ की है। ओके, अब जब ये जीएसटी के दायरे में आएंगे नहीं, तो जीएसटी की दर इन पे नहीं लागू होगी। तो देखो भाई, इन पे अलग से टैक्स रेट अप्लाई होगा। वस्तुओं पर अलग टैक्स रेट, सेवाओं पर अलग टैक्स रेट, और रेस्टोरेंट पे ये इन पर अलग से टैक्स रेट लगता है। तो देखो, वस्तु पर 1%, सेवा पर 6%, रेस्टोरेंट पे 5%। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। कुछ फैक्ट है, उसको लिख लेंगे। देखो भाई, लिखेंगे जीएसटी से बाहर की मदें, ऐसी वस्तुएं या ऐसे मद जिस पर जीएसटी नहीं है, जीएसटी से बाहर है। तो जीएसटी से बाहर कौन कौन है? तो पहला लिखेंगे मानव उपभोग के लिए अल्कोहल। मनुष्य जो मदिरा पान करता है वह जीएसटी से बाहर है। लेकिन यदि आप अल्कोहल का प्रयोग लैब में करेंगे, किसी कॉमर्शियल यूज में करेंगे, तो उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? लेकिन ये अल्कोहल का उपयोग जो है खुद के लिए करेंगे तो वो जीएसटी से बाहर है। अगला चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये जीएसटी से बाहर है। और क्या है भाई? रियल एस्टेट, इनको शामिल करना है तो क्या करना होगा? संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है।
अगला लिखेंगे भविष्य में शामिल होने वाली मदें। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो भविष्य में जीएसटी में शामिल हो सकती हैं? तो पहला लिखेंगे कच्चा पेट्रोलियम प्लस तेल, ठीक है। और क्या है? मोटर स्प्रिट। और क्या है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है। और क्या है भाई? एविएशन फ्यूल। ध्यान से देखना, दोनों में अंतर है। ये कह रहा है कि जीएसटी से बाहर की मदें, और ये कह रहा है भविष्य में शामिल होने वाली मदें। तो जीएसटी से बाहर की जो मदें हैं उसे अगर जीएसटी में शामिल करना होगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन भविष्य में शामिल होने वाली मदें वो हैं कि जो संविधान संशोधन हमें नहीं करना पड़ेगा। अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में लग सकता है। कैसे लगेगा? जीएसटी काउंसिल प्रस्ताव पास कर देगी तो लगने लगेगा, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। अगला लिखिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण। देखो ये क्या है, सरकार क्या दे रही है? सरकार व्यवसायियों को दे रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन उसका लाभ ग्राहकों को नहीं मिल रहा है। ध्यान से समझो। आपने एक उदाहरण बड़े अच्छे से देखा होगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड पे चलने वाली गाड़ियां जिन पे बैठ के आप कहीं आते जाते हैं, किराया था 20 रुपए, डीजल का दाम 2 रुपए बढ़ेगा, ये किराया कितना कर लेंगे? 23 रुपए, 3 रुपए बढ़ा दिया। तो डीजल कितना बढ़ा? 2 रुपए। किराया कितना बढ़ा? 3 रुपए। बड़ा हल्ला हुआ, लोगों ने सरकार को ताने मार मार के दुखी कर दिया। सरकार ने कहा चलो डीजल का दाम 1 रुपए कम कर देते हैं। सरकार ने 1 रुपए डीजल का दाम कम कर दिया। ये भाड़ा नहीं कम होगा, ये 23 का 23 पे रुका था। मतलब सरकार ने 1 रुपए तेल के दाम में राहत दी, लेकिन उसका लाभ यात्रियों को नहीं मिला। इससे तो भली भांति आप सब परिचित होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो इसमें हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो जो व्यवसायी इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसका लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा समझो कि कोई 100 रुपए की वस्तु थी,
₹20 उस पर जीएसटी लग गया, तो आपने कस्टमर से ले लिया ₹120। सही बात है। अब जब आपको ₹20 इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ, आपके खाते में ₹20 टैक्स का वापस आ गया, तो जिस कस्टमर से आपने 120 लिया था उसको आपने वापस किया ₹20? नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपने ₹20 दो बार लिया, एक बार ग्राहक से और एक बार गवर्नमेंट से। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? ये मुनाफाखोरी है। आप इलीगल मुनाफा प्राप्त कर रहे हो, गैर कानूनी मुनाफा आप प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, चलो अगली बात देखो। सरकार ने कहा कि ये नहीं चलेगा, तो सरकार ने सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण का गठन कर दिया। ठीक है, और प्रारंभ में इसकी जो समयावधि निर्धारित की गई वो कितनी थी? 2 वर्ष। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे भाई। एक होता है ई वे बिल। ये नाम से स्पष्ट है, वे माने रास्ता, ई माने इलेक्ट्रॉनिक, बिल माने बिल। तो ये होता है सेल्फ जनरेटेड बिल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। सेल्फ जनरेटेड बिल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल लगता कहां पे ये? तो ये माल ढुलाई पर लगता है। किस पे लगता है? ये माल ढुलाई पर लगता है। कौन ये जनरेट करता है? देखो, माल की ढुलाई कैसे होगी? तो ट्रक से हो सकती है, कार्गो से हो सकती है, जहाज से हो सकती है, ट्रेन से भी हो सकती है। ठीक है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी अनिवार्य है, तभी ये होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इससे कोई ट्रक का ड्राइवर है तो जीएसटी पोर्टल से वो ई वे बिल खुद ही जनरेट कर सकता है। उसमें वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, डिस्टेंस डालेगा, उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो उसके डिटेल्स डालेगा, तो ये सेल्फ जनरेट हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, मतलब इतना आसान है कि ट्रक का ड्राइवर भी ये निकाल सकता है। ठीक भाई, अगला आता है पैन, और एक आपने सुना होगा GSTN। ठीक है, ये देखो, ये 10 अंकी कोड है। ये क्या है? ये 10 अंकी कोड है। कभी कोई आपसे पूछा जाता है कि कैसा कोड है ये, तो ये अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें लेटर्स और गिनती दोनों है। तो देखो, ABCDE 1
2 3 4, कितना हुआ, 5 4 9, हाँ एक मान लो जेड, ऐसे होता है। तो पेन कार्ड में जो आपको नंबर मिलेगा वो इस टाइप का होता है। शुरुआत के 5 लेटर ये आपको अल्फ़ाबेट होगा, फिर 4 गिनती आपको नंबर मिलेंगे, और ये 10वां फिर क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो चौथे अल्फ़ाबेट से पूछा जाता है और 5वें अल्फ़ाबेट से पूछा जाता है। चौथा अल्फ़ाबेट मतलब कि ये पेन किसका है। यदि किसी व्यक्ति का होगा, किसी इंडिविजुअल का होगा, तो यहाँ पे पी लिखा रहता है, पी फॉर पर्सन। ठीक है। और 5वां जो इसका अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होता है, वो होता है सरनेम। मान लो किसी का सरनेम शुक्ला है, तो यहाँ पी होगा, यहाँ पे यस होगा। किसी का सरनेम कुमार है, तो यहाँ पी होगा, यहाँ पे के होगा, पी फॉर पर्सन। तो किसी व्यक्ति का यदि पैन कार्ड है तो चौथा लेटर कंपलसरी पी होगा और 5वां उसका सरनेम होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आता है कि जीएसटीएन क्या है। तो ये पेन तो 10 अंक की कोड था, ये 15 अंकी कोड है। ये क्या है, 15 अंकी कोड है। अब ये कैसे कैसे है देखो। शुरुआत में 2 गिनती, मान लो यहां पे हमने लिख दिया 22। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 जेड। क्लियर। और क्या होगा, आई जेड 8। ध्यान से देखना, ये जो शुरुआत का 2 अंक है ये क्या है, ये स्टेट कोड है, स्टेट कोड ऑफ उत्तर प्रदेश। ये यूपी का स्टेट कोड है। ठीक है, जीएसटी में। तो यदि आप यूपी के हैं तो 22 तो कंफर्म होगा। अब सभी लोग अपने अपने स्टेट का कोड जानते रहिए। ठीक। अगला जो 10 है ये क्या है, ये पेन नंबर है। किसका, इसका। यदि कोई फर्म है, यदि कोई प्रतिष्ठान है, तो उस प्रतिष्ठान का जो पैन कार्ड नंबर होगा, ये स्टेट कोड के बाद 10 अंक तो वही पेन होगा। ठीक है। लास्ट में बचा ये 3। ये 3 क्या है, ये रिजर्व किया गया है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए ये 3 जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है उसको रिजर्व किया गया है। मान लो संख्या बढ़ गई, ज्यादा लोग हैं, तब क्या करेंगे, तो यही है। ठीक भाई। अब कल जो है कुछ और टैक्स हम लोग देखेंगे और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। संभवतः 1-2 क्लास अभी और चलेगी टैक्सेशन की। आपके जो सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। शाम को 7 बजे ये यूट्यूब पे मैं इसको स्ट्रीम करता हूँ। ओके, थैंक यू, नमस्कार।